क्या होना चाहिए इस बारे में जिक्र किया जा रहा है। अंशुमन जी, क्या ये विजन का जिक्र जो हो रहा है, वाकई लगता नहीं है कि एक विजन की जरूरत है रेल मंत्रालय को, और रेल मंत्रालय ने वो काम किया, ऐसा लगता नहीं है? मुझे लगता है कि सुरेश प्रभु को इसे विजन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बजट से पहले उन्होंने एक श्वेत पत्र पेश किया उससे ठीक पहले। और श्वेत पत्रों की परंपरा ये है कि वो रेलवे की वास्तविक स्थिति बताते हैं और रेलवे की भावी दशा और दिशा बताते हैं। रेलवे के पास सिफारिशों, रिपोर्टों का इतना बड़ा जखीरा है। राकेश मोहन कमेटी की रिपोर्ट है, फिनांसिंग कमेटीज़ हैं, संरक्षा कमेटियाँ हैं। पिछले 10-12 साल में रेलवे के पास इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक इनपुट की कोई कमी नहीं रही। इतना सारा इनपुट अवेलेबल है कि अगर उसमें से कुछ हिस्से भी निकाल कर इम्प्लीमेंटेशन में लाए जाते तो शायद चीज़ें बेहतर होती। तो अगर आप कहें कि इसे विजन का बजट है, तो मुझे लगता है कि श्वेत पत्र ज़्यादा विजनरी डॉक्यूमेंट है। और जब आप श्वेत पत्र और बजट साथ साथ रखते हैं पुण्य, तो आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये वस्तुस्थिति है और ये उसका समाधान है। वस्तुस्थिति यह है कि श्वेत पत्र बता रहा है कि रेलवे की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, रेलवे के पास प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा नहीं है, रेलवे की मालगाड़ियों की औसत गति 30 किलोमीटर है। वो ये बता रहा है कि रेलवे 23,000 करोड़ रुपए का पैसेंजर लॉस बियर करती है। रेलवे को 1.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए 300 लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए। बजट उसका प्लान लेकर आना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि बजट में वो चीज़ें कहीं मिस कर गई हैं, वो चूक गई हैं, और वो शायद समय की कमी रही होगी। चूंकि बजट एक 5 साल की कार्य योजना लेकर आता है, हालांकि पंचवर्षीय कार्य योजनाओं पर नई सरकार उतनी सक्रिय नहीं दिखती योजना आयोग खत्म करने के बाद। पर प्रभु उस 5 साल के पुराने मॉडल पर आए हैं कि रेलवे के पास एक 5 साल की कार्य योजना होनी चाहिए। तो हमको लगता है कि उनका पहला साल है और इस पहले साल में उन्होंने सबसे आसान काम करने की कोशिश की है कि किसी तरह से फ्रेट के जरिए अपने ऑपरेटिंग रेशियो को थोड़ा सा बेटर कर लिया जाए। मुझे एक चीज़ और लगती है कि रेलवे अब वित्त मंत्री की चुनौती है, क्योंकि रेलवे के जो फिनांसेस की मौजूदा स्थिति है उसमें वित्त मंत्री को भी बजट से रेलवे की मदद करनी पड़ेगी फिलहाल अगले 1 साल के लिए। और अगर अगले 1 साल में इकोनॉमी रिवाइव नहीं करती है, अगर अगले साल में तेज ग्रोथ नहीं आती है, तो रेलवे के संसाधनों का जो सबसे बड़ा स्रोत है माल भाड़ा, वहाँ से अगर गिरावट आई तो रेलवे को अगले बजट में चुनौतियाँ ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए ये विजन की जहाँ तक बात है उसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। माल भाड़े से चीज़ों को जोड़ रहे हैं। दर्शकों को एक बार समझना चाहिए, नई रेलगाड़ियों का ऐलान इस बार नहीं किया। हम इस पर चर्चा करें, पहले वो छोटा सा हिस्सा जो सुरेश प्रभु ने नई रेलगाड़ियों के बारे में क्या कहा, इसे सुन लीजिए। At present, due to overutilized line capacity and backlog on track renewals, there are speed restrictions which lead to delay in running of more number of trains. And I want to give more trains as we have more demands from everybody. The review is being done, will be completed soon, so that we can announce new trains and increase frequency in this session of Parliament itself. दत्ता साहब, जो जिक्र हो रहा है इसका मतलब यह है कि आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। वो उन्होंने एक बात और कही, हम जरा समीक्षा करेंगे, गाड़ियां देर से चल रही हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैमाना, नई गाड़ी इसीलिए हम लाएंगे नहीं। ये एक मैसेज है कि रेल मंत्री समझना भी चाह रहे हैं कि क्या मुश्किलात है, गाड़ियों का ऐलान तब करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे। तो ये तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच भी माना जाए। देखिए, ये तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा समीक्षा करेंगे और गाड़ियों का ऐलान करेंगे। मेरी ऐसे मानना है कि शीघ्र ही अगले 10-15 दिन में गाड़ियों का ऐलान होगा। ये मेरा मानना होगा, वही कह रहे हो बार बार जी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, श्वेत पत्र और विजन डॉक्यूमेंट ये हमेशा से होता रहा है। अब 2008 में श्वेत पत्र आया जिसमें कहा गया कि वो भाई 93,000 करोड़ नहीं था, 8,000 करोड़ था। उसके बाद विजन 2020 आया। अब अपनी बात पूरी करेंगे जी। मैं कहना इसलिए चाहता हूँ, देखिए, ये कहना कि लाइनें बनाते रहो गाड़ी ना चलाओ, जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं डिमांड और सप्लाई, जब तक डिमांड नहीं होगी सप्लाई कैसे आएगी। हाँ, गाड़ियाँ चला दी जाती हैं, क्षमता नहीं होती, गाड़ियाँ लेट चलती हैं, समय पर नहीं पहुँच पाती, मालगाड़ियाँ नहीं चल पाती, तो क्षमता विस्तार होना तो आवश्यक है। लेकिन साथ ही उसका जो फल है, क्षमता विस्तार हुआ, आपने गाड़ी चला दी, फिर क्षमता विस्तार हुआ, तो दोनों साथ साथ चलते रहना चाहिए। और मुझे विश्वास है इस क्षमता विस्तार के साथ रेल की क्षमता बढ़ेगी, और ख़ास तौर से उन रूट पे क्षमता बढ़ेगी जहाँ पे बिल्कुल जगह गाड़ी चलाने की नहीं है। जो रेल मंत्री ने कहा 100% से ज़्यादा जहाँ सेचुरेशन है वहाँ पे डबलिंग करेंगे, और जहाँ पे डबलिंग है वहाँ 4 लाइनें बिछाएंगे, जो कि बहुत अच्छा मूव है। इससे क्षमता होगी और गाड़ियाँ चलेंगी, और मेरे विचार से यही वो कह रहे हैं। अंशुमन जी, इस बात को, ये एकमात्र मंत्रालय है जिसका अपना बजट होता है, क्या ये इंडिकेशन है कि आने वाला बजट जो होने वाला है उसमें भी कुछ इस तरीके के इस देश को लेकर विजन ही नजर आएंगे? क्योंकि रामविलास पासवान भी एक जिक्र कर गए, पैसा कहाँ से आएगा ये हमारा हेडेक है।
या आपका हेडेक नहीं है, हम देखेंगे इस चीज़ को। तो बजट को लेकर सरकार का नज़रिया, बीजेपी अध्यक्ष तारीफ कर रहे हैं रेल बजट के लेकर, और जो जिक्र हम कर रहे हैं अंशुमन जी उस पर वापस लौट रहे हैं। इस बजट से थोड़ी बेचैनी बढ़ी है। बेचैनी इसलिए बढ़ी है क्योंकि जनरल बजट बहुत बड़ा होता है, और अगर आप अपेक्षाओं का जो ज्वार है इस सरकार के साथ जुड़ा हुआ, और जिस तरह के ठोस सुधारों की अपेक्षाएं की गई हैं भारत से लेकर पूरी दुनिया के निवेशकों ने, उनकी तुलना में ये बजट थोड़ा सा उस सुधार की अपेक्षाओं पर खरा नहीं दिखता। और मुझे चिंता ये है कि अगर, क्योंकि इस रेल बजट में बड़े सुधारों की उम्मीद थी, रेलवे की ट्रांसफॉर्मेशन की, प्रधानमंत्री ने रेलवे में बदलाव की कई सारी बातें अलग अलग कही थी। अगर आने वाले बजट में ऐसा ही कुछ हुआ और ठोस सुधार नहीं हुए तो थोड़ी चिंता की बात होगी। पहली बार एक चीज़ देख रहे हैं, वो बता रहे थे, जैसे बीजेपी अध्यक्ष भी जानकारी दे रहे हैं, आप मोबाइल से टिकट ले सकते हैं, आप 5 मिनट पहले ले सकते हैं, आप 4 महीने बाद के सफ़र का अभी से ले सकते हैं, आप सीसीटीवी कैमरा हो जाएगा, कुछ सफाई हो जाएगी। बहुत ही पीपुल के प्रति या जनता के प्रति बहुत सरोकार दिखाने की कोशिश इस बजट में हुई है, कैसे इनकार है, एक हिस्सा। और दूसरा हिस्सा बजट को लेकर जिसका जिक्र बार बार कह रहे हैं, पैसा कैसे आएगा और सरकार किस मंदी से में फंसी हुई है, उससे उबरने के तरीके, इस पर कोई बात क्यों नहीं कह रहा है? दो चीज़ें देखिए, ये बजट इस मामले में पॉजिटिव है कि सुरेश प्रभु ने एक बिल्कुल नो नॉनसेंस बजट पेश किया है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके आधार पर रेलवे का आने वाले समय में नुकसान हो, क्योंकि जितने नुकसान के रास्ते थे वो सब बंद कर दिए गए। मुझे लगता अगर सुरेश प्रभु आने वाले समय में नई ट्रेनों की घोषणा करते हैं तो दरअसल उस सुधार की जो थोड़ी बहुत आशा इस बजट में दिखाई थी उससे वापस लौट रहे होंगे। उन्होंने इसमें ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि रेलवे को फर्दर ब्लीड किया जा सके। और इसके अलावा जो उपाय हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, वो मुझे पिछली योजनाओं का या पिछले फैसलों का विस्तार दिखता है। जैसे कि ऑनलाइन रिजर्वेशन की प्रक्रिया बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि आप मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं। रेलवे एडवांस में टिकट बुकिंग की प्रक्रिया 3 महीने करती तो उसे 4 महीने बढ़ाया गया। समझदारी भरा फैसला है, रेलवे को कैश फ्लो मिलेगा इससे, और कोच की प्लानिंग में मदद मिलेगी अगर उनके पास एडवांस चीज़ें होंगी। इस तरीके के उपाय हैं, लेकिन इन उपायों से ये बजट आम लोगों के प्रति और आम लोगों की सुविधाओं की तरफ ध्यान देता है, जो सामान्य रूप से हर रेल की जिम्मेदारी होती। पर क्या इतना पर्याप्त था पुणे जी? रेलवे की जो स्थिति है उसमें हम कुछ बड़े सुधारों की बात कर रहे थे, हमें सोच रहे थे कि रेलवे में नए तरीके के रिफॉर्म्स आएंगे, रेलवे एक मॉडर्न रेलवे दिखाई देगी। क्या इस बजट से एक आधुनिक रेलवे निकलती दिख रही है, एक मॉडर्नाइज रेलवे निकलती दिख रही, जो रेलवे हमें 21वीं सदी के 15 सालों बाद उस स्थिति में ले जा सके जहां हम दुनिया के सामने खड़े हो सके कि हमारे पास एक आधुनिक, अच्छी, सुरक्षित रेल है। दत्ता साहब, हम लोगों ने सुबह बातचीत इसी मुद्दे पर शुरू की। जी हाँ, रेल को किस रूप में देखा जाना चाहिए? देखिए, आप गिलास आधा भरा है या आधा खाली, मैं आधे भरे की बात करूंगा। देखिए, भारतीय रेलवे एक बहुत ही यूनिक, आप लॉस कभी नहीं करते, आप डिविडेंड देते हैं, जो प्लान से मिलता है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर देख लीजिए, फर्टिलाइज़र है, फूड, सबकी सब्सिडी होती, कभी बात नहीं होती कब सब्सिडी खत्म होगी। रेलवे पे कोई सब्सिडी नहीं, जो प्लान मिलता है उस पर भी 6 से 7% आप हर साल ले लेते हैं, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फेयर है, आज जैसा माल भाड़ा है उतना ही पैसेंजर गाड़ियाँ चलती हैं, करीब 60 करोड़ ज़्यादा मॉपिंग अप होती, फिर भी जो किराया होता बस से कम ही होता, फिर भी कॉमन मैन जाता, उसको आप एब्जॉर्व कर रहे हैं अपने सिस्टम से। एक तो एक बड़ी यूनिक बात, उसके बाद आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा भी पा रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत पॉजिटिव स्टेप है। और जहाँ तक रिफॉर्म की बात है, आप पश्चिम रिफॉर्म छोड़ दीजिए, तो वो तो यही कहेगा कि चाइना से सारा इंपोर्ट करो और सारा खोल दो भाई, लेकिन वो भारत के हित में नहीं है। हमारे यहाँ तो अब 6 टाइम्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और अपनी मिट्टी ये जो आयरन ओर और कोयला दे देते हैं। तो ऐसी रिफॉर्म हमें नहीं चाहिए। जो उन्होंने कहा मेड इन इंडिया, उन्होंने कहा मेड इन इंडिया हम EMU बनाएंगे, मेड ऑफ इंडिया हाई स्पीड बनाएंगे, बहुत अच्छा। वो एस्केलेटर और लिफ्ट भी कह देते चाइना से नहीं लाएंगे, मेड इन इंडिया बनाएंगे, तो उद्योग विकास और आगे बढ़ता है। तो जो चैलेंजेस हैं, भारतीय रेलवे इसको कितनी दृढ़ता से मुकाबला कर रही है, विश्व में ऐसे दूसरे एग्जाम्पल नहीं है। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, मैं टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, न्यूक्लियर इंजीनियर, बता सकता हूँ जो हमारा लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है और जो यूरोप का लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है और विश्व का, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आज आप हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हो, हम कहते हैं भारतीय हाई स्पीड ट्रेन आप बनाइए, बहुत दृढ़ता से बनाएंगे, आपको कोई कोलैबोरेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी 120 पे चलती है, जो 200 पे चलती है, उस पर सिर्फ प्रिसिशन का फ़र्क है और पावर। अगर आप मान लीजिए 1 मेगावाट खर्च करते हैं 100 पे चलने के लिए, तो वर्क 1/2 MV